नमस्कार जी। टीपीएस मैथ्स वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक गणित से संबंधित जो भाग है, वैदिक गणित की सहायता से भाग कैसे किए जाते हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो एक बार ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से इनको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही अच्छे से आपके समझ में आ जाएगी जो आपकी विधियाँ है वैदिक गणित के भाग की। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। हम वैदिक गणित में भाग की बात करते हैं तो देखो, भाग की यहाँ पर हम 3 विधियों की बात करेंगे। एक है निखिलम विधि, दूसरी सूत्र परावर्ती विधि और नंबर 3 की हम बात करते हैं ध्वजांक विधि की। ठीक है, इस प्रकार से हम 3 विधियों की बारी बारी से बात करेंगे क्रमबद्धता से। तो सबसे पहले हम बात करें एक नॉर्मली सी छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसे निखिलम विधि से संबंधित हम बात करते हैं कि इनमें वैसे करेंगे क्या। यदि देखो कि हमने जब गुणा सीखा था वैदिक गणित में, जब हमने गुणा सीखा था और निखिलम विधि की सहायता से जो गुणा किया था, तो उसके लिए क्या था कि निखिलम विधि की सहायता से जो गुणा कर रहे थे उसमें हमने सबसे पहले आधार लिखा था। ठीक है, हमने आधार लिखा था और आधार के रूप में हमने वहाँ पर 10, 100 और 1000 इस प्रकार से कुछ बात की थी। ठीक है, तो इस निखिलम विधि में भाग में आधार का क्या रोल है ये देखिएगा कि इसमें जिसका हम भाग देते हैं, अर्थात जो भाजक आता है, जो भाजक है वो यहाँ पर काम आएगा। इस भाजक के लिए देखा जाएगा कि ये आधार में से किसके नज़दीक है। ठीक है, और भाग की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो विचलन ज्ञात किया था, अर्थात जो गुणा में विचलन ज्ञात किया था, उस विचलन को हम यहाँ पर कहेंगे क्या, पूरक अंक। ठीक है, भाग में हम उसी विचलन को पूरक अंक के नाम से जानेंगे और विचलन हम ज्ञात कर रहे थे वहाँ कैसे, संख्या, और संख्या में से घटा रहे थे हम क्या, आधार। ठीक है, जो यहाँ पर ये पूरक अंक ज्ञात कर रहे हैं, यही काम देखो निखिलम में हमें पूरक अंक ज्ञात करना है। ठीक है, और संख्या माइनस आधार फॉर्मूला लगाना है। परंतु इसके लिए आपको एक बात ध्यान से रखनी है कि जो निखिलम विधि में आप पूरक अंक ज्ञात करोगे, ये पूरक अंक हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। ठीक है ना, पूरक अंक आपको हमेशा क्या लेना है, धनात्मक लेना है। और जो इसमें ये संख्या माइनस आधार है, तो केवल और केवल निखिलम विधि के लिए आपको इसको अपोजिट भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये धनात्मक चाहिए। तो भाई धनात्मक, मान लो संख्या आपकी छोटी आ जाती है, आधार बड़ा रहता है, तो भाई उसको धनात्मक लेना है तो आप इसको संख्या माइनस आधार की जगह आधार माइनस संख्या भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जब क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्या करना है। आपको पूरक अंक लेना है निखिलम विधि में, वो भी क्या लेना है, हमेशा धनात्मक लेना है, प्लस का ही लेना है हमेशा। ठीक है, और प्रावर्ती विधि की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान से देखिए कि प्रावर्ती विधि में भी वही आपको पूरक अंक याद करना है। जैसे आप इसमें आधार ले रहे हो भाजक के लिए, वही काम आप आपको इसमें करना है। देखो पूरक अंक विधि में जो सूत्र प्रावर्ती विधि है, इसमें आपको वापस से लेना तो पूरक अंक ही है। ठीक है, आपको पूरक अंक तो लेना ही लेना है। पर इसमें क्या करेंगे, जैसे हम निखिलम में यहाँ पे प्रत्येक बार धनात्मक ले रहे थे, ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूला तो यही लगाना है, पूरक अंक के लिए संख्या माइनस आधार लगाना है। और इसमें जो भी आता है, धनात्मक आता है, ऋणात्मक आता है, प्लस का आता है तो प्लस का रखना है, माइनस का आता है तो माइनस का रखना है। ठीक है, प्लस का है या माइनस का है, दोनों में से आपको जो भी आए वही रखना है। और इसके लिए आपको एक और लेना है, पूरक अंक के बाद में ये निश्चय कर लेना कि परिवर्तित अंक भी इसी विधि में आएगा। परिवर्तित अंक वो कैसे आएगा, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाई इसमें परिवर्तित अंक भी लेना है। अर्थात परिवर्तित अंक है वो क्या होगा कि जो आप यहाँ पर पूरक अंक ले रहे हो ना, तो पूरक अंक मान लो आपको प्लस का आ रहा है यहाँ पर, तो आपको परिवर्तित करके उसको माइनस का बनाना है। मान लो आपका यहाँ से पूरक अंक किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, उसको परिवर्तित करके प्लस का कर देना। अर्थात यहाँ पर पूरक अंक आप जो ज्ञात करोगे, वो जो भी आता है, प्लस का आता है या माइनस का आता है, प्लस का आता है तो उसको माइनस बनाना है, यदि पूरक अंक आपका माइनस का आ जाता है तो उसको क्या बनाना है, प्लस बनाना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं गुणा को, एक बार ध्यान से देखिए। तो अपनी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है ये।
तो ध्यान से देखिए इसको, देखिए हल। आप एक काम करना, यहाँ पर इसमें संकेत लिखना, ठीक है, संकेत। और संकेत में क्या लिखोगे आप, यहाँ से सबसे पहले लिखोगे भाजक, भाजक, ठीक है। संकेत में सबसे पहले आपको भाजक लिखना है। और भाजक होता क्या है, अर्थात जिसका हम भाग देते हैं ना उसको भाजक कहा जाता है। तो आपका भाजक हो गया 97, ठीक है। आपका भाजक कितना है यहाँ से 97। और इसके बाद में इस भाजक के लिए आपको आधार लिखना है। जैसे मैं कह रहा था कि आपको आधार लेना है, तो इस भाजक के लिए आपको क्या लेना है, आधार लेना है। तो भाई 97 है, आधार में किसके नज़दीक है ज़्यादा, 100 के नज़दीक है। आपको पता है आधार 10, 100 या 1000 लिया जाता है, तो आधार में किसके नज़दीक है ये ज़्यादा, 100 के नज़दीक है। तो भाई इसका आधार ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ में आपको लेना है पूरक अंक, ठीक है। जब आप पूरक अंक लोगे तो मैंने आपसे ये कहा है कि भाई पूरक अंक आपको किसकी तरह लेना है, विचलन की तरह ही लेना है, मतलब संख्या में से आधार को घटाना है। परंतु निखिलम विधि के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, इस विधि के लिए क्या ध्यान में रखना है कि पूरक अंक हमेशा प्लस का ही रहेगा। इसमें निखिलम विधि में पूरक अंक हमेशा प्लस का ही रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है भाई, पूरक अंक हमेशा प्लस का ही रहे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच का अंतर ले लो। 97 और 100 की हम बात करें तो भाई इनके बीच का अंतर आ रहा है कितने का, 3 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखो इसमें कि जो ये आधार है, आधार में जितने शून्य होंगे, ठीक है ना, आधार में जितने शून्य होंगे पूरक अंक में भी उतने ही अंक होने चाहिए। ये आपको याद रखना है कि निखिलम विधि में आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको पूरक अंक में रखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक बार कि आपको 3 खंड बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको 3 खंड बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखना है भाजक, आपको जो भाजक दिया है। इसके अलावा यहाँ पर लिखना है आपको पूरक अंक, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन खींच देनी है। आपको 3 खंड बनाने हैं और ये दोनों ऐसे लिखने हैं। अब इसके बाद में क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा कि भाजक क्या है आपका 97 है, लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। पूरक अंक कितना लिया आपने, 0.3 लिया है, लिख दो इसको भी, ठीक है। अब दूसरी बात ये सुनो कि इसमें आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, ठीक है। मैंने कहा आपको कि निखिलम विधि में आधार में जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपके पूरक अंक में होने चाहिए, तो 2 लिख दिए हमने यहाँ पर, ठीक है, 2 अंक हो गए। अब आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक आपको किस में रखने हैं कि भाई आपका जो ये भाज्य है ना, आपकी जो संख्या है उसमें से आपको तृतीय खंड में निकालने। देखो ये आपका प्रथम खंड है, ये आपका द्वितीय खंड है और ये आपका तृतीय खंड है। तो आधार में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं। तो आपकी जो ये संख्या है भाज्य है, इसमें से इकाई के अंक की ओर से 2 अंक आप तृतीय खंड में रख दीजिए। मैं रख देता हूँ यहाँ पे 9 और 4, ठीक है। शेष जो भी बचे उनको आप एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आपके इसी खंड में रख दीजिए, मध्य वाले खंड में, ठीक है। तो देखो आपका संख्या का काम हो गया, अर्थात जो संख्या थी उसमें से आधार में जितने अंक है उतने ही अंक आपको इकाई के अंक की ओर से, इकाई के अंक की ओर से तृतीय खंड में रखने हैं। जो शेष बचे उनको आपको एज इट इज ऐसे कैसे रखना है। दूसरी बात, पूरक अंक में आपको उतने ही अंक रखने हैं जो आधार में है, 1 और 2। पूरक अंक कहाँ से आएगा भाई, आधार और जो भाजक है आपका, दोनों का अंतर होगा। भाजक और आधार मतलब 97 और 100 का अंतर कितने का है, 3 का है। सो हमने ये ले लिया, ठीक है। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए कि देखिए लाइन मैं खींच रहा हूँ, आपको लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है। तो आपका जो ये प्रथम अंक है द्वितीय खंड का, इसको आपको एज इट इज ऐसे के ऐसे नीचे रखना है, ठीक है। प्रथम खंड में द्वितीय खंड में जो आपका प्रथम अंक है उसको आपको नीचे ऐसे के ऐसे ही रखना है, ठीक है। रख दिए। तो रखने के बाद में क्या करना है कि यहाँ पर जो ये अंक दिख रहा है आपको, नीचे जो सबसे पहले जो नीचे अंक आया उसको आपको पूरक अंक के प्रत्येक अंक के साथ गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पूरक अंक में क्या क्या है, 0 और 3 है भाई, है ना, 0 और 3 है। तो आप क्या करोगे, इस 3 को पहले तो 0 के साथ गुणा करो और यहाँ लिख दो। 3 को 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आएगा, आपको इसके नीचे लिखना है। और 3 को फिर 3 के साथ गुणा करो तो यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो आगे वाले के नीचे लिखेंगे,
ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे नीचे लिखा था, तो अब ये भी काम इसी में ही करना है, अर्थात आपको इसको एजीटी जैसे कैसे जोड़ के लिखना है। तो 9 में 0 जोड़ोगे तो वापस से 9 आएगा। अब वापस से यही काम करना है कि इधर से गुणा करना है। अब 9 को आपको गुणा करना है इधर, तो 9 को 0 के साथ गुणा करोगे तो 0, और 9 को 3 के साथ गुणा करोगे तो 9 तिया 27 आएगा। ठीक है। तो देखिए कि अब यहाँ जो मध्यखंड है इसके सारे के सारे अंक यहाँ से खत्म हो गए, बिल्कुल भी नहीं है अब और। ठीक है, यहाँ कोई अंक नहीं है। तो अब आपका ये जोड़ने का काम था, यहाँ तक का जो काम कंप्लीट है। अब इसमें आ जाइए और इसमें जो भी अंक है उनको जोड़ के रखिए। किस प्रकार से जोड़ना है, देखो यहाँ से गुणा किए थे 9 को 0 के साथ, तो 9 के नीचे 0 आया, और जो ये 27 है 4 के नीचे, अर्थात इस 27 को आपको, जो ये 27 आपके पास अंक है, इस 27 को आपको जोड़ना है किस में, 4 में जोड़ना है। इस 27 को आपको 4 में जोड़ना है। तो 27 और 4 कितने होते हैं, 31। तो 31 का आएगा 1, हासिल की कितनी आएगी, 3। अब इनको जोड़ लीजिए, 9 और 9 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 18 और 3 वही 21। ठीक है, यहाँ से आया कितना, 211। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या है कि 211 आया, और हमने भाग किसका दिया था भाई, यहाँ पर 97 का दिया था। ठीक है, 97 का हम भाग दे रहे हैं, 211 अपने पास यहाँ से शेषफल बच रहा है। तो इसके लिए आपको एक काम और करना है, क्या कि इस 97, जो ये 97 है, 97 है, इसका आप पहाड़ा बोलिए कि क्या 211 में और भाग जा सकता है क्या 97 का। ठीक है, तो 97 का हम भाग दे 211 में, तो यहाँ से भाग जा सकता है कितनी बार, 2 बार भाग जा सकता है। ठीक है, तो 2 बार भाग जा रहा है, तो मैं 2 यहाँ पर लिखूँगा, और 97 का 2 बार पहाड़ा बोलेंगे, तो 7 दुनिया है 14, और 9 दुनिया 18, और 1 19 आया 194। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए। यहाँ से देखो घटाना है आपको, 1 में से 4 नहीं घटता, यहाँ से 2.5 लेंगे तो 11, 11 में से 4 गए तो बचा 7, यहाँ हो गए 0, अर्थात 2.5 लिए तो 10, और 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ से कितना बचा, केवल और केवल 17 बच रहा है। ठीक है, कितना बच रहा है, 17, और इसको जोड़ के लिखते हैं, तो 9 और 2 11, अर्थात तो गया ये 41। तो यहाँ की हम बात करें तो जो ये मध्यखंड है ना ये वाला, तो इसको हम कहेंगे क्या, भागफल। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि अतः भागफल बराबर 41, और जो शेषफल है, शेषफल बराबर 17। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि यदि आपका यहाँ पर शेषफल है या आपके इस भाजक से बड़ा आता है, तो आपको यहाँ पर भाग अलग से और देना है। जैसे 97 का भाग 211 में जा रहा था, जो 97 है उसका भाग 211 में जा रहा था और भी, तो हमने अलग से यहाँ पे भाग दिया 2 बार, और यहाँ पे 2 बार भाग देने पे कितना है 194, और 194 आने से तो यहाँ से शेषफल 17 बच रहा है, और जो आपका भागफल है वो कितना आया, 41। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कंप्लीट हो गया। तो इसी में ही अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी का ही, निखिलम से ही। तो देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 लिया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो पहले 14 इसलिए ले लिया कि यहाँ पे देखिए आधार के रूप में कितना था, 100 था, और इसकी हम बात करें तो यहाँ पे देखो आधार के रूप में कितना बन रहा है, 1000 बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 3 खंड बना लेते हैं यहाँ पर। ये आपके 3 खंड हो गए, ये मैं लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे क्या, सबसे पहले भाजक, और यहाँ पे लिखोगे पूरक अंक। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर संकेत। संकेत, संकेत में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, भाजक, और क्वेश्चन को देखिए एक बार, भाजक कितना है यहाँ पर, 889। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर भाजक बराबर 889, और इसके लिए आधार कितना होगा, आधार बराबर 1000, क्योंकि 889 है, और आधार में से 100 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है, तो ये 1000 के नज़दीक है। और अब हम बात करें पूरक अंक की, पूरक
अंक। तो भाई पूरक अंक के लिए क्या करना है आपको, दोनों के बीच का अंतर लेना है। तो अंतर के लिए क्या करोगे, 1000 में से 889 को घटा दीजिए। तो यहाँ से देखो 0 में से अर्थात 1000 में से 889 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ से 111। ठीक है, घटा के देखिएगा एक बार, 1000 में से 889 घटाएंगे तो 111। देखिए 8 और 1 9 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल की 10। इस प्रकार से घटाएंगे तो 111 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्वेश्चन में लिखते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे कि अपना भाजक तो कितना था 8 8 9, पूरक अंक कितना है 1 1 1। अब मैंने आपसे कहा था कि आधार में आपके पास जितने शून्य होंगे, आधार में आपके पास जितने शून्य होंगे उतने ही अंक आपको संख्या के इकाई के अंक की ओर से तृतीय खंड में रखने हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0 3 4। देखिए आधार में जितने शून्य हैं उतने ही अंक हमने क्या किए कि संख्या की इकाई के अंक की ओर से बाहर निकाल दिए, तृतीय खंड में निकाल दिए। शेष जो बचा उसको हम एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे, बचा यहाँ से 111। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए एक बार। सबसे पहले क्या करना है कि जो सबसे पहले वाला अंक है उसको एज इट इज ऐसे कैसे नीचे रखना है। ठीक है, एज इट इज उसको ऐसे कैसे नीचे रखना है। और नीचे रखने के पश्चात क्या करोगे कि नीचे रखते ही इसको पूरक अंक के एक एक अंक के साथ गुणा करके इसके आगे ऐसे लिखते जाना है। तो भाई मैं 1 को 1 के साथ गुणा करूँगा तो आगे लिखूँगा इसके नीचे। तो 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1 एकम 1, फिर से 1 एकम 1, फिर से 1 एकम 1। तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो इसको मैं आगे लिख दूँगा। ठीक है, अब इसके आगे वाले की बात आती है तो अब इसको जोड़ के लिखना है आपको। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब वापस से गुणा करके और आगे नीचे लिखते जाना है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, इससे आगे कोई अंक नहीं है तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब इनको जोड़ के लिखना है तो 1 2 और 1 3 और 1 4 आ गया यहाँ से। और यहाँ का काम खत्म। वापस से अब गुणा करके लिखते हैं 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब इनको जोड़ के लिखते हैं एक बार। तो यहाँ से जोड़ते हैं, देखिए 4 और 4, क्योंकि अब इसमें आपको एक एक अंक नहीं लेना, मध्य खंड है, इसी में आपको एक एक अंक के साथ गुणा करते जाना है, जोड़ते जाना है और गुणा करते जाना है। आप जैसे ही तृतीय खंड में जाते हो तो कंप्लीट रूप से सभी को आपको एक साथ जोड़ना है। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 4 2 6 और 3 कितने हो गए 9, 4 2 6 और 1 7। अब यहाँ से एक बार ध्यान से देखिए कि जो आपका ये है 889 है, जो आपका भाजक है, ये आपके शेषफल से और भाजक की तुलना कीजिए। आप 889 का क्या भाग इसमें 798 में दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो 798 है ये 889 से छोटा आ रहा है और कभी भी बड़ी संख्या का भाग छोटी संख्या में नहीं जाता है। तो अतः जो अपने हमें यहाँ से प्राप्त हुआ क्या कि हम लिखेंगे, अतः यहाँ से जो भागफल प्राप्त हुआ आपको, भागफल अर्थात जो मध्य खंड में जो आ रहा है वो भागफल रहेगा। तो भागफल आपको मिला 124 और शेषफल की हम बात करें तो यहाँ से आपको शेषफल कितना मिला, शेषफल बराबर 798। ठीक है, भागफल बराबर आपको मिला है 24 और शेषफल बराबर 124 और शेषफल बराबर मिला आपको 798 है। तो देखो निखिलम विधि में आपको ध्यान रखने योग्य बात क्या है, तो भाई भाजक आपको ऐसे कैसे, देखो भाजक तो यहाँ पे जो दिया है वो आपको लेना है। ठीक, आधार आपको भाजक के अनुरूप लेना है, आधार भाजक के अनुरूप लेना है। कैसे, ये 889 है तो आधार क्या हो सकता है 1000 होगा। ठीक है, 1000 इसके नज़दीक है। और पूरक अंक में आपको क्या करना है, दोनों के बीच का अंतर लेना है और अंतर आपको प्लस में ही लेना है ये हमेशा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस में ही लेना है। ठीक है, मैं प्लस के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे जो विधि पढ़ेंगे उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए। ठीक है, और ये काम होने के पश्चात फिर आपको, अब ये काम जो आपने निखिलम में सीख लिया एज इट इज़ काम, ये पूरा का पूरा जो आपकी प्रावर्त्य विधि है उसमें भी यही होना है। ठीक है, बस वहाँ पे फ़र्क ये है कि पूरक अंक के साथ साथ परिवर्तित अंक और ले लिया जाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको निखिलम विधि की सहायता से भाग समझ में आया होगा। तो भाई भाग आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।